दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो तालाब की गंदी मछली की तरह होते हैं, जो अपने साथ साथ पूरे तालाब को गंदा कर देते हैं। तो दूसरे वो जो कीचड़ में खेलने वाले कमल की तरह होते हैं, जिन्हें अपने आसपास के माहौल से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। उन्हें जो करना होता है वो अपनी जिंदगी में हासिल करके ही रहते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि आप भी कमल की तरह ही अपनी जिंदगी जीते होंगे। पर दोस्तों, क्या आपको मालूम है, एक अनाथ लड़का ऐसा भी है जिसका बचपन गरीबी और लाचारी की जिंदगी में निकला, लेकिन उसकी जिंदगी ने एक ऐसी पलटी मारी कि उसने अपनी मेहनत के बलबूते पर फर्श से अर्श तक का सफर तय कर लिया और पूरे 22 लाख करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। तो आइए जानते हैं कि ये बच्चा कौन है और इसने इतना सब कुछ कैसे किया। दोस्तों, लुई विटॉन कंपनी के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि ये एक कंपनी ही नहीं बल्कि एक शख्स का नाम है जिसने अपने दम पर $30 मिलियन यानी कि पूरे 22 लाख करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। पर क्या आप ये बात जानते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करने वाले इस शख्स के पास बचपन में अपना सिर ढकने के लिए छत तक नहीं थी। 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल था और अगर तीनों टाइम का खाना मिल जाए तो ऐसा लगता था कि लॉटरी लग गई। आज हम किसी सफल इंसान को देखते हैं तो कहते हैं कि वो कितना किस्मत वाला है, इतनी महंगी गाड़ी में घूम रहा है, इतने बड़े घर में रह रहा है। लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि इसने कितनी मेहनत करके ये सब कुछ अचीव किया है। और इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करने वाले लुई विटॉन की भी कहानी कुछ ऐसी ही है, जिनकी दौलत और शोहरत तो आज सभी देखते हैं, लेकिन पीछे की गई मेहनत किसी को नजर नहीं आती। दोस्तों, लुई विटॉन का जन्म 4 अगस्त 1821 को फ्रांस के एक गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिता एक किसान थे और माँ टोपियां बनाने का काम करते थे। ये वो समय था जब लड़ाई दंगों की वजह से फ्रांस एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था। लड़ाई में इतना ज्यादा खर्च हुआ था कि हर कोई घाटे में चला गया और उसमें लुई के परिवार वाले भी थे। आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि अपने पिता के साथ साथ लुई को भी खेतों में काम करने से लेकर जानवरों को चराने तक का काम करना पड़ता था ताकि घर में कुछ पैसे आ सके। लेकिन मुसीबतों का पहाड़ टूटना तो भी बाकी था, क्योंकि जब ये 10 साल के हुए तो इनकी माँ गुजर गई और इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद इनकी सौतेली माँ ठीक फिल्मों में दिखाई जाने वाली सौतेली माँ की तरह ही थी, जो इन्हें न तो खाना देती थी और न ही चैन से रहने देती थी, जिसकी वजह से इस छोटे से बच्चे की जिंदगी जहन्नुम बन गई थी। कुछ वक्त तक तो लुई ने सब कुछ सहा, पर उसके बाद 13 साल की उम्र में इन्होंने ये फैसला किया कि अब ये घर छोड़ के पेरिस चले जाएंगे। दोस्तों, ये बात 18वीं शताब्दी की है, जब एक अनाथ बच्चा जिसके पास रहने के लिए घर तो छोड़िए, अपना पेट भरने के लिए खाना तक नहीं था। लेकिन गरीबी और लाचारी के ये दिन भी इस बच्चे के सपनों को तोड़ नहीं पाए। लुई को यह मालूम था कि अगर जिंदगी में कुछ भी हासिल करना है तो उसके लिए पैसा होना बहुत जरूरी है, और उसी पैसे को कमाने के लिए कारीगरों और आर्टिस्ट लोगों के साथ काम करने लगे। इन लोगों के साथ काम करने में पैसे तो उतने नहीं मिलते थे जितने में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाए, लेकिन लुई को भला पैसों की लालच कहाँ थी। उन्हें तो हुनर सीखना था और हुनर को सीखने के लिए ये दिन रात आर्टिस्ट लोगों के काम को नोटिस करते रहे। जब तक ये काम करते थे तब तक तो ठीक था, लेकिन रात के समय में ये सिर पे ओढ़ी चादर को ही छत समझ के सो जाते थे। पर इनके ऊपर गरीबी का ये ग्रहण ज्यादा दिनों तक नहीं लगा रहा, क्योंकि वो दौर था फ्रांस में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, और इसी के चलते पेरिस में रेल की शुरुआत हुई, जिसकी बदौलत ट्रैवल करना बहुत ही आसान हो गया। लोग ट्रेन में दिल खोलकर ट्रैवल कर रहे थे, पर एक दिक्कत तब भी थी, और वो ये कि सामान कैसे लेकर जाया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर दूर का सफर किया तो अलग अलग रखा सामान बिखर जाएगा और उनको नुकसान भी पहुंच सकता है। और इसी चीज का फायदा कारीगरों को होने वाला था, इसलिए उन्होंने बॉक्स बनाने शुरू किए। लुई को भी इसमें अपने लिए एक बड़ा मौका दिखाई दिया। ये कई तरह की कारीगरी जानते थे, जैसे लकड़ी, मेटल और पत्थर वगैरह। इन्हें तलाश थी तो सिर्फ मौके की, और वो कहते हैं ना कि किस्मत हर किसी की चौखट पे एक ना एक बार दस्तक जरूर देती है। और लुई की जिंदगी में मौका बनकर आया मोंस्यूअर मार्शल, जिन्होंने लुई को अपनी दुकान में कारीगर के तौर पे नौकरी दे दी। हालांकि यहाँ भी इन्हें कुछ खास पैसे नहीं मिलते थे, पर जिंदगी की सबसे बड़ी सीख इन्हें यही मिली। देखते ही देखते इनके किस्मत का सिक्का चमक गया और ये कई सारे क्लाइंट्स के सबसे फेवरेट बॉक्स मेकर बन गए, और ये जल्द ही इतने मशहूर हो गए कि फ्रांस की महारानी ने इन्हें अपना पर्सनल बॉक्स मेकर बना लिया, जहां ये महारानी के लिए अपने हाथों से बॉक्स बनाकर तैयार करते थे। करीब 1 साल तक महारानी के लिए काम करने के बाद इन्होंने अपनी दुकान खोलने का फैसला किया, और यहीं से शुरुआत हुई लुई विटॉन की, जिसे आज हम LV के नाम से भी जानते हैं। उस वक्त लेदर के रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बनाए जाते थे, जिसका ऊपरी हिस्सा ऊपर की तरफ थोड़ा उठा हुआ होता था ताकि लेदर के ऊपर पानी न पड़े। लेकिन इन बॉक्सेस के साथ एक समस्या थी कि इन्हें एक के ऊपर एक नहीं रख सकते थे, जिसकी वजह से ये काफी जगह घेरते थे। और यहीं पर लुई ने एक आइडिया निकाला। इन्होंने लेदर की जगह कैनवस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो कि लेदर के मुकाबले हल्का, टिकाऊ और वाटरप्रूफ हुआ करता था, जिसकी मदद से नॉर्मल आकार के बॉक्सेस बनाए जाने लगे, जिन्हें एक के ऊपर एक रखा जा सकता था, और ये दिखने में भी बहुत शानदार लगते थे। दोस्तों, लुई के एक आइडिया ने पूरी इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया, और देखते ही देखते इनके बैग बहुत ही आम हो चुके थे, जो न सिर्फ स्टाइलिश थे बल्कि टिकाऊ भी थे। फिर उन्होंने बॉक्स के आगे बढ़ के हैंडबैग बनाने की सोची, क्योंकि दोस्तों उस वक्त के लोगों के लिए हाथों में पकड़ने वाले ये हैंडबैग किसी मुसीबत से कम नहीं थे।
जिन्हें संभालना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था और लोग बहुत मजबूरी में इसका इस्तेमाल करते थे। पर जब से लुई ने अपनी कंपनी में हैंडबैग बनवाने शुरू किए, तब से लोग मजबूरी तो छोड़िए, स्टाइल में हैंडबैग लेकर घूमने लगे, क्योंकि इन्हें पता था लोगों को कंफर्ट के साथ साथ स्टाइल भी चाहिए। और जाहिर सी बात है, इनके बैग कैनवस के होते थे, इसलिए ये उनके ऊपर कुछ भी बना सकते थे। फिर क्या था, इनके इस आइडिया ने धीरे धीरे हैंडबैग के प्रति लोगों की सोच बदल के रख दी। और आज नतीजा आप देख ही रहे हैं कि कैसे आज महिलाएं बिना इसीलिए घर से बाहर निकलती ही नहीं है। लेकिन लुई का मन अब भी कहाँ मानने वाला था, और अपने पिता को परेशान देखकर लुई के बेटे जॉर्ज ने इन्हें बैग पर लॉक लगाने का आइडिया दिया। और यह आइडिया किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि इससे पहले बैग्स में लॉक नहीं होते थे, जिसकी वजह से कोई भी बैग खोल सकता था। और फिर लुई ने अपने बैग में लॉक के साथ साथ पैटर्न बनाने शुरू कर दिए, जिसके बाद लुई विटॉन के बैग ने आसमान की ऊंचाइयां छूनी शुरू कर दी। पर दोस्तों, जिस तरह दिन के बाद रात आती है, ठीक उसी तरह वक्त बदलते देर नहीं लगती। और इतनी ऊंचाइयां छूने के बावजूद फ्रैंको पर्शियन वॉर के कारण इन्हें अपना काम बंद करके अपना घर छोड़ना पड़ा। लुई एक बार फिर से बेघर हो गए, लेकिन इस बार ये अकेले नहीं थे, बल्कि इनका परिवार भी इनके साथ इस मुश्किल की घड़ी में खड़ा था। बाकी के रेफ्यूजी के साथ ही ये एक बेहद तंग जगह में रहने लगे, जहां इन्हें खाना भी ढंग से नहीं मिलता था। और जब लड़ाई खत्म हुई तो अपने पूरे परिवार के साथ ये वापस से घर आ गए, पर तब तक सारा सामान चोरी हो चुका था और इनकी दुकान पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। लेकिन ये हार मानने वालों में से नहीं थे। इन्होंने अपनी बची खुची पूंजी से दुकान के लिए नई जगह ढूंढनी शुरू की और अपनी वर्कशॉप को भी सही किया। शुरुआत के 6 महीने तक तो इन्हें बहुत परेशानी हुई, लेकिन दुकान खुलने के 6 महीने बाद इनका सारा काम वापस से पटरी पे आ गया। लेकिन लुई अपनी आदत से कहां बाज आने वाले थे। इन्हें तो एक जगह टिके रहना पसंद ही नहीं था, इसलिए इन्होंने अपने काम को और ज्यादा बड़ा बनाने की सोची और इन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने बैग पर पैटर्न प्रिंट करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से ये अपने कंपटीशन से 4 कदम आगे चलने लगे। और जब इनका नया डिजाइन मार्केट में आया तो धूम मच गई। हर कोई इनके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बेताब होने लगा। और फिर क्या था, इन्हें न सिर्फ अपने देश बल्कि विदेशों से भी बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे। जब इनका कारोबार पूरी दुनिया में फैलने लगा तो इन्होंने अपनी एक लंदन में शॉप खोली और लंदन में अपनी ब्रांच खोलने के बाद इन्होंने देखा कि इनका ब्रांड वाकई में तहलका मचा रहा है। और फिर धीरे धीरे करके इन्होंने पूरी दुनिया में अपना विस्तार किया। और ये उस वक्त ऐसे अकेले डिजाइनर थे जिनके प्रोडक्ट दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले अमीरों के घर में जाते थे, क्योंकि इनका काम इतनी प्रीमियम क्वालिटी का होता था कि उसे खरीद पाना किसी गरीब के बस की बात नहीं होती थी। और आज भी हम यही देखते हैं। पर इन सब चीजों के बावजूद भी ये रुके नहीं और अपने प्रोडक्ट को लोगों की सबसे पहली पसंद बनाने के लिए इन्होंने कैटलॉग बनाना भी शुरू कर दिया। पर उसी वक्त इनकी मौत हो गई। हालांकि इनकी मौत का कारण तो किसी को नहीं पता, लेकिन ये बात तो कहनी पड़ेगी कि पिता के गुजरने के बाद इनके बेटे जॉर्ज ने अपने पिता के काम को दिन दुगुनी रात चौगुनी तेजी से आगे बढ़ाया। और तो और अपने पिता की याद में एलवी का वो मोनोग्राम जारी किया, जिसे आज हम सब देखते हैं। और इसी के लिए हम हजारों रुपए पानी की तरह बहाने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये ब्रांड अपने आप में बहुत खास है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के टॉप ब्रांड की एक ऐसी कहानी जो हमें काफी कुछ सिखाती है। अब आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।